वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी वाष्प पोषण के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पादपों में खनिज पोषण के बारे में बात करेंगे। पादपों में खनिज पोषण से पहले हम बात कर लेते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या होता है, जो प्रत्येक जीवधारी होता है, प्रत्येक जो जीव होता है वो अपने जीवन चक्र के लिए, अपनी वृद्धि के लिए कुछ न कुछ बाह्य पदार्थों का उपयोग करता है। ये जो बाह्य पदार्थ होते हैं इन्हें वे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। इन अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। यानी कि कोई भी जीव जो है वो जीव अपने जीवन चक्र के पूरा करने के लिए और अपनी वृद्धि और विकास के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है। अब वो उपयोग किस प्रकार करता है, या तो वो खुद संश्लेषित करता है या फिर बाह्य पदार्थों के रूप में वो ग्रहण करता है उसको। तो इस आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं, दूसरे होते हैं परपोषी जीव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोषण के बारे में कि पोषण की परिभाषा क्या होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे पादपों के अंदर। तो पादपों के अंदर की बात करेंगे तो पादप अपने जीवन चक्र के लिए और अपनी वृद्धि और विकास के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो हम बात करें पोषण की। पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो यहाँ हम अगर डेफिनेशन देखें यहाँ पर, तो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन चक्र के लिए, अब यहाँ प्रत्येक जीवधारी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम किसके, पेड़ पौधे के लिए। किसकी बात करेंगे, पेड़ पौधे के लिए। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने जीवन चक्र एवं वृद्धि व विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, जीवन चक्र और वृद्धि और विकास के लिए बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है, बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है, जिसे पोषण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बाहरी पदार्थों को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब ये पहली बात होगी हमारे पास। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो बाहरी पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसके रूप में, पोषण के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर पोषण के रूप में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं। उपयोग में लिए जाते हैं। किस में लिए जाएंगे, उपयोग में लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। अब ये देखते हैं हम, जो जीवधारी होते हैं इन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं या फिर स्वयं संश्लेषित करते हैं। इस आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। जीवधारी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। नंबर 1 स्वपोषित, और नंबर 2 परपोषित। स्वपोषित और परपोषित। अब जो स्वपोषित होते हैं, स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफ, इनके बारे में बात करें तो वे जीवधारी धारी जो अपना पोषण
अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयंपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें पेड़ पौधे, क्या है? पेड़ पौधे। दूसरी बात करें हम किसकी? परपोषित। परपोषित इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जंतु। एग्जाम्पल के लिए क्या है? जंतु। तो इस प्रकार हमने देखा पादपों में खनिज पोषण से पहले हम कुछ टेक्निकल टर्म्स है जैसे पोषण के बारे में। तो पोषण क्या होता है? प्रत्येक पेड़ पौधा जो होता है अपने जीवन चक्र और वृद्धि और विकास के लिए बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है, जिसे क्या कहते हैं? हम पोषण पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? पोषण के रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वयंपोषी होता है, दूसरा कैसा होता है? परपोषित। स्वयंपोषी होते हैं वो जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं पर बनाते हैं, एक तरह स्वयं सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें परपोषित। तो परपोषित के अंदर हम यहाँ बात करते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर स्वयं नहीं बनाते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और ख़ास बात है यहाँ। अगर हम देखें तो यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का तो स्वयं संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं कार्बनिक पदार्थों का तो स्वयं संश्लेषण करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को वो बाहर से ग्रहण करते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी? परपोषित की, तो ये न केवल कार्बनिक पदार्थों को अपितु अकार्बनिक पदार्थों को भी क्या करते हैं? बाहर से ग्रहण करते हैं, दूसरे से ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर क्या है? ये कार्बनिक पदार्थों को स्वयं संश्लेषित करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? ये बाहर से ग्रहण करते हैं। यहाँ अकार्बनिक पदार्थों का मतलब है खनिज पोषक तत्व। यहाँ अकार्बनिक पदार्थों का मतलब क्या है? खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्वों को ये बाहर से मृदा से ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी अकार्बनिक पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थों को स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई आपको। और अगर हम बात करें परपोषी के अंदर, तो न केवल कार्बनिक पदार्थ अपितु अकार्बनिक पदार्थों को भी परपोषी जीव होते हैं वो क्या है? दूसरे से ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो पोषक पदार्थ हैं पेड़ पौधों के लिए इनकी अनिवार्यता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। इस आवश्यकता के अध्ययन के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करेंगे, उसको हम निम्न प्रकार देखेंगे। पादपों में खनिज पोषण के बाद हमने पोषण के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पौधों में खनिज पोषक तत्वों की अनिवार्यता के अध्ययन के लिए विधियाँ। पौधों में खनिज पोषक तत्वों की अनिवार्यता के लिए विधियाँ, अनिवार्यता की अध्ययन के लिए विधियाँ कि पौधे जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनकी कितनी मात्रा पाई जाती है, उनकी क्या आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को जानने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे विधि की पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण, पादप भस्म विश्लेषण, क्या बोलेंगे इसको? पादप भस्म विश्लेषण। इसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, एनालिसिस ऑफ प्लांट एश, ASH, मतलब भस्म का मतलब होता है राख। क्या होता है? राख। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सबसे पहले इस विधि के अंदर क्या किया जाता है? एक ताज़ा पौधा लिया जाता है। सबसे पहले इस विधि के अंदर एक ताज़ा पौधा लिया जाता है। उस ताज़े पौधे को ओवन के अंदर 2-3 दिन तक गर्म किया जाता है। ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर के मध्य रखा जाता है। तो इस ओवन के अंदर इस पादप को, जो फ्रेश पादप है, इसको गर्म किया जाता है। अब इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इस गर्म करने से क्या होता है? पादप के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। अब इस प्रक्रिया के पश्चात जो पादप होता है वो शुष्क पादप के रूप में बचता है हमारे पास। किसके रूप में बचता है? शुष्क पादप के रूप में। अब हम आगे देखते हैं कि इस शुष्क रूप में क्या पाया जाता है। इस शुष्क रूप में पाया जाएगा कोशिका भित्ति पाई जाएगी, पॉलीसेकेराइड पाया जाएगा, लिग्निन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कार्बनिक अम्ल पाए जाएंगे। यहाँ पर ये जो पदार्थ पाए जा रहे हैं, कोशिका भित्ति है, पॉलीसेकेराइड है, लिग्निन है, कार्बनिक अम्ल है, इनमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब चूंकि हमें इनको भी अलग करना है, इनकी भी देखना है कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम और अधिक टेम्परेचर पर इनको गर्म करते हैं ताकि कार्बनिक पदार्थ अलग हो जाए, अकार्बनिक पदार्थ अलग हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस शुष्क पादप को, इस शुष्क शेष बचे पादप को क्या करते हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। अब जिसके कारण क्या होता है? जो कार्बनिक जो घटक होते हैं वो CO2 के अंदर, NH3 के अंदर, O2 के अंदर विघटित हो जाते हैं, और विघटित होने के पश्चात वाष्प के रूप में क्या कर देते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं, और केवल हमारे पास क्या बच जाता है? अकार्बनिक घटक बच जाता है, शुष्क अकार्बनिक घटक बच जाता है। उस शुष्क अकार्बनिक घटक को हम कहते हैं पादप भस्म। क्या कहते हैं? पादप भस्म कहते हैं। और इस पादप भस्म के अंदर केवल क्या पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी मात्रा को देख लिया जाता है, और देखने के पश्चात हम विश्लेषण कर लेते हैं कि अब इसके अंदर, पादप के अंदर जलवाष्प, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, दोबारा से हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है? ताज़ा पौधा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ताज़ा पौधा लिया जाता है। इसको कहाँ रखते हैं? ओवन में। किस में रखते हैं? ओवन के अंदर। और ओवन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 70 डिग्री से 80 डिग्री सी। कितने दिन के लिए रखते हैं? कितने दिन के लिए रखते हैं? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन के लिए रखते हैं। अब 2 से 3 दिन रखने के पश्चात ये क्या हमारे पास? शुष्क पौधा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुष्क पौधा। और यहाँ से भाई हमारे पास क्या निकल जाता है? जल वाष्प। क्या निकल जाता है? जल वाष्प बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है। अब केवल क्या रह जाता है? शुष्क पौधा। अब इस शुष्क पौधे के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, एवं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल ये पाया जाता है। अब इसको क्या कर लिया जाता है? तोल लिया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है? तोल लिया जाता है। इसको भार ज्ञात कर लिया जाता है। इसका क्या कर लिया जाता है? भार ज्ञात कर लिया जाता है। भार ज्ञात करने के पश्चात अब क्या करते हैं हम? यहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक के विश्लेषण के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटक को अलग करने हेतु छह 6000 डिग्री सी तापमान पर
गर्म करते हैं। अब जब 6000 डिग्री से सी तापमान पर इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के पश्चात क्या हो जाएगा, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ CO2 NH3O2 के रूप में विघटित हो जाते हैं। किसके रूप में हो जाएंगे, CO2 NH3 और O2 के रूप में विघटित हो जाएंगे। शेष जो पदार्थ है हमारे पास, शेष पदार्थ, वो क्या कहलाता है, पादप भस्म। क्या कहलाता है, पादप भस्म। पादप भस्म कहलाता है। इस पादप भस्म को क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लिया जाता है। इसका क्या कर लिया जाता है, विश्लेषण कर लिया जाता है। और विश्लेषण करने पर पता लगा लिया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम, इसमें अंदर क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ का, अकार्बनिक पदार्थ। देखिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक ताज़ा पौधे लेते हैं, उसको ओवन में रखते हैं। ओवन का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर होता है, सी होता है। इसको 2-3 दिन ओवन के अंदर रखते हैं तो उसके कारण क्या होता है, इसमें से जो ताज़ा पौधा होता है उसमें से जल वाष्प जो है, जल के रूप में, जल है जो जल वाष्प रूप में बाहर निकल जाती है। अब जो शुष्क पौधा प्राप्त होता है उसके अंदर कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन और कार्बनिक अम्ल रह जाते हैं। अब इनको भार ज्ञात, इसके बाद इसका क्या कर लिया जाता है, भार ज्ञात कर लिया जाता है। भार ज्ञात करने के पश्चात अब इनको अलग करने के लिए, कार्बनिक पदार्थों को अलग करने के लिए 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको गर्म करते हैं, जिससे क्या है, कार्बनिक घटक जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो CO2 NH3 O2 के रूप में विघटित हो जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। शेष जो पदार्थ बचता है उसे क्या कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। और पादप भस्म जो का उसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने पर हमें केवल उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, अकार्बनिक पदार्थ दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम इस विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, इस विधि द्वारा ये पता लगाते हैं कि पादपों के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज पोषक तत्वों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट जो विधि हम बात करेंगे वो बताएंगे बालू संवर्धन विधि। किसके बारे में बात करेंगे, बालू संवर्धन विधि। तो दूसरी विधि हम बात करेंगे बालू संवर्धन विधि। किसके बारे में बात करेंगे, बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि, बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि के अंदर क्या किया जाता है, पौधे को बालू के अंदर उगाया जाता है। पौधे को किसके अंदर उगाया जाएगा, बालू के अंदर उगाया जाएगा। अब बालू के अंदर उगाने से पहले बालू को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। साफ करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका उपयोग करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का उपयोग करेंगे। तो बालू को उससे धोया जाता है। किससे धोया जाएगा, HCl से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोया जाएगा, जिससे क्या है, बालू निर्जमीकृत हो जाएगी, स्टरलाइज हो जाएगी, जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, या किसी तरह सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, पूरी तरह से उसमें कमी हो जाएगी। उसके बाद HCl से धोने के पश्चात उसको किससे धोया जाता है, पानी से धोया जाता है, शुद्ध पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के पश्चात उसको शुष्क किया जाता है, सुखाया जाता है बालू को। अब सुखा लिया उसको, बालू को सुखाने के पश्चात अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास, उसमें क्या करते हैं, हम बालू के अलग अलग सैंपल ले लेते हैं। हम बालू के एक तरह से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, एक तरह से अलग अलग भागों में बांट लेते हैं बालू को। तो एक जो हमारे पास सैंपल होता है बालू के अंदर, पौधे को उगाया जाता है जिसके अंदर, तो उस बालू के अंदर हम बाहर से सभी पोषक तत्वों को डाल देते हैं। आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बालू के अंदर डाल देते हैं। डालने के पश्चात क्या होता है, अब उसमें जो पौधे उगते हैं उन पौधों को कहते हैं नियंत्रक पौधे। क्या बोलेंगे उनको, नियंत्रक पौधे बोलेंगे। अब ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बालू में सारे पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं, हम नियंत्रक पौधे या कंट्रोलर प्लांट्स बोल रहे हैं। दूसरे अलग अलग पात्रों के अंदर हम क्या करते हैं, बालू लेते हैं, और बालू लेने के पश्चात उसमें पौधे लगाते हैं, और किसी न किसी पोषक तत्व की कमी युक्त हम कमी रखते हैं। एक तरह से उस बालू के अंदर सारे पोषक तत्वों को नहीं डालकर क्या है, कोई न कोई 1 या 2 पोषक तत्वों की कमी रखते हैं। और इस प्रकार जो उगने वाले पौधे होते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की कमी होती है,
वो बालू जिसके अंदर पोषक तत्व की कमी होती है, उसमें उगने वाले जो पादप होते हैं उन्हें हम कहते हैं अपूर्ण पादप। कहते हैं अपूर्ण पादप या अपूर्ण पौधे कहते हैं, इनकम्प्लीट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस बालू के अंदर हमने सारे पोषक तत्व डाले उसके अंदर पौधे की वृद्धि और विकास क्या है, सही होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, तो जहाँ पर हमने बालू के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी रखी है, तो वहाँ पर पौधे के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम नोट कर लेते हैं और इस प्रकार जो पौधे होते हैं वो न्यूनता लक्षण युक्त होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? न्यूनता लक्षण युक्त होते हैं, यानी कि पोषक तत्वों की न्यूनता के कारण क्या है, कुछ न कुछ लक्षणों की कमी रखते हैं। तो इस विधि द्वारा हम क्या कर लेते हैं, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का पता लगा लेते हैं कि फला पोषक तत्व पौधे के लिए किस प्रकार अनिवार्य है, या फिर वो जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व पौधे की किस लक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगर उस पोषक तत्व को हम नहीं डालेंगे तो वो लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, पौधे के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी अनिवार्यता, उनकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। इसको हम निम्न प्रकार भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बालू लेते हैं। क्या लेते हैं? बालू लेते हैं, उसको HCl से धोते हैं। HCl से क्या करते हैं, उसको HCl से धोते हैं, जिससे क्या होता है, निजर्मीकृत हो जाती है, वो निजर्मीकृत बालू प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है हमें? निजर्मीकृत बालू। अब इसके पश्चात क्या करते हैं हम, यहाँ पर निजर्मीकृत जो बालू होती है उस निजर्मीकृत बालू को पानी से धोया जाता है। पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के पश्चात क्या कर दिया जाता है, उसको सुखाया जाता है। और सुखाने के पश्चात अब हम सैंपलिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सुखाने के पश्चात क्या करते हैं, अलग अलग सैंपलिंग करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बालू लिया, पोषक तत्व डाल दिए, सभी पोषक तत्व डाल दिए, और इसके अंदर क्या है, हमने पौधे उगाया। इधर देखे हम बालू ली, यहाँ बालू, एक पोषक तत्व की कमी युक्त संवर्धन माध्यम, एक पोषक तत्व की कमी युक्त क्या लिया हमने, संवर्धन माध्यम लिया। तो यहाँ पर क्या है, तने की लंबाई नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ दो पोषक तत्व की कमी युक्त, दो पोषक तत्व की कमी युक्त बालू ले लिया हमने इसके अंदर। ठीक है, दो पोषक तत्व की कमी युक्त पोषक पदार्थ। तो यहाँ तो देखिएगा तने का अभाव, तने की वृद्धि में कमी, यहाँ पर पत्तियों का आकार में विकृति, ये अभाव लक्षण है। क्या है ये? अभाव लक्षण, अभाव लक्षण। तो ये जो पादप है हमारे पास, ये दो पादप है, ये तो कैसे हैं, अपूर्ण पौधे, अपूर्ण पौधे। और ये हमारे पास क्या है, पूर्ण पौधा।
या हम इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से अपूर्ण पौधा बोला है हमने इसको, और इसको हमने क्या बोला, नियंत्रक पौधा। नियंत्रण पौधा, कंट्रोलर क्या बोला है इसको, प्लांट। और ये क्या है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लांट है। तो इस प्रकार बालू संवर्धन विधि द्वारा क्या करते हैं, बालू लेते हैं, उसको HCl से धोते हैं, निर्जमीकृत करते हैं, निर्जमीकृत करने के पश्चात उसको पानी से धोया जाता है, सुखाया जाता है, और सुखाने के पश्चात उसमें पौधे उगाए जाते हैं विभिन्न प्रकार से। एक विधि, एक पात्र के अंदर क्या है, सारे पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं, पौधा उगाया जाता है। दूसरे पात्र के अंदर एक पोषक तत्व की कमी रखी जाती है, तीसरे पात्र के अंदर हम 2 पोषक तत्वों के हम रख देते हैं। उसके कारण क्या है, अब जो सारे पोषक तत्व युक्त पौधा होता है उसे कहते हैं हम नियंत्रक पौधा या पूर्ण पौधा कहते हैं, और जो कि पोषक तत्व कमी युक्त पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम अपूर्ण पौधे, या हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट पौधे। इनके अंदर अभाव रोग पाए जाते हैं, अभाव लक्षण पाए जाते हैं पोषक तत्व की कमी वाले, जिनको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। बालू संवर्धन विधि के अंदर हमने बालू का उपयोग किया। अब यहाँ बालू के अंदर हम बालू की जगह, बालू जो होती है ना बालू, उसकी जगह हम लेते हैं क्या, वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट या फिर क्वार्टर्स, वर्मिकुलाइट लेते हैं, क्वार्टर्स लेते हैं, या फिर प्लास्टिक चिप्स लेते हैं। प्लास्टिक चिप्स का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली जो वर्मिकुलाइट होता है ना, वर्मिकुलाइट, इसके बारे में बात कर रहे थे, ये रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ है। रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ होता है। दूसरी खास बात होती है, जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है इसके अंदर। जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है इसके अंदर, अधिक होती है। जब हम वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हैं तो वर्मिकुलाइट का उपयोग कर, एक और बात ये है, ऊष्मारोधी भी होता है। कैसा होता है, ऊष्मारोधी। हाँ, नेक्स्ट हम बता रहे थे कि वर्मिकुलाइट का जब उपयोग करते हैं हम, किसका उपयोग करेंगे, वर्मिकुलाइट का उपयोग करेंगे, तो इस विधि को हम कहते हैं वर्मिकुलोपोनिक्स। वर्मिकुलोपोनिक्स, वर्मिकुलोपोनिक्स भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया है इसको, बालू संवर्धन की जगह अगर हम किसका उपयोग करें, वर्मिकुलाइट का। तो वर्मिकुलाइट क्या है, रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ है, जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, ऊष्मारोधी होता है, और इस विधि को क्या कहते हैं, वर्मिकुलोपोनिक्स विधि कहते हैं। इसके अलावा हम क्वार्टर्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक चिप्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बालू को क्या है, हमें साफ करना होता है, सुखाना होता है, तो इसमें दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वर्मिकुलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अभी हमने बात की बालू संवर्धन की या वर्मिकुलोपोनिक्स की बात की थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे, जल संवर्धन की। जल संवर्धन की, जल संवर्धन विधि, जल संवर्धन विधि, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। अब क्या क्या इसके अंदर क्या किया जाता है, पौधे को जल में उगाया जाता है, केवल जल में उगाया जाएगा। किस में उगाया जाएगा, केवल जल में उगाया जाएगा, और उस जल के अंदर क्या है, पोषक पदार्थ डाल दिए जाते हैं। अब जब पोषक पदार्थ, भाई पौधे के लिए क्या चाहिए, अपनी वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थ चाहिए, और अगर उनको हम किस में डाल देंगे, जल के अंदर डाल देंगे, तो जल से वो अवशोषित कर लेकर उन पोषक पदार्थों को, अवशोषित करने के पश्चात अपनी वृद्धि और विकास दर्शाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए क्या कर देते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह डाल देते हैं। इसमें सपोर्टिंग के लिए क्या कर देते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह डाल देते हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए, पौधे को क्या मिल जाए, सपोर्ट, आधार मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जल संवर्धन विधि के अंदर क्या किया जाता है,
संवर्धन माध्यम बनाया जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पौधे को क्या है, जल में उगाया जाता है। किस में उगाया जाता है, पौधे को जल में उगाया जाता है। आवश्यक सभी पोषक तत्व जल में डाल दिए जाते हैं। आवश्यक सभी पोषक तत्व किस में डाल दिए जाते हैं, जल में डाल दिए जाते हैं। और अब न्यूनतम लक्षण प्राप्त करने के लिए, यानी कि पोषक तत्व की अनिवार्यता, उसकी उपयोगिता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस जल के अंदर क्या है, किसी पोषक तत्व की कमी रख देते हैं, जिससे अब उस कमी के कारण क्या है, पौधे में कोई अभाव लक्षण उत्पन्न होगा। जैसे हमने वहाँ पर कोई कमी रखी थी ना, इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, सारे पोषक तत्वों को नहीं डाल करके अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग पोषक तत्व की उपयोगिता जानने के लिए क्या करते हैं, एक कोई न कोई पोषक तत्व की कमी रख देते हैं। तो उस कमी के कारण क्या देखते हैं, उसके अंदर लक्षण देखते हैं कि क्या लक्षण उत्पन्न हो रहा है या कौन सा अभाव लक्षण उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ना कि अभाव लक्षण देखने के लिए जल में विशेष पोषक तत्व की कमी रखते हुए सभी पोषक तत्वों की अनिवार्यता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, अनिवार्यता ज्ञात करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्या किया जाता है, एक संवर्धन माध्यम ले लिया जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधे को जल में उगाया जाएगा, आवश्यक सभी पोषक तत्व जो होते हैं जल के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी कमी नहीं दिखाई देगी, लेकिन अभाव लक्षण देखने के लिए क्या करते हैं, जल में क्या है, विशेष पोषक तत्व की कमी रख दी जाती है। और कमी रखने के पश्चात क्या होता है, तत्वों की अनिवार्यता ज्ञात करते हैं कि पौधे के लिए वो फला तत्व है, विशेष तत्व है, वो किस प्रकार उपयोगी है। अगर उसकी उपस्थिति है तो कौन सा लक्षण उत्पन्न हो रहा है, उसकी अनुपस्थिति है तो कौन सा लक्षण अनुपस्थित हो रहा है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, पौधों में खनिज पोषक तत्व की अनिवार्यता के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया। हमने पहला विधि क्या, पादप भस्म विश्लेषण विधि। दूसरी विधि क्या के लिए, बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि का एक तीसरा रूप था हमारे पास क्या, वर्मीकोलोपिनिक्स, जिसमें हमने वर्मीकोलाइट का उपयोग किया। और तीसरी जो विधि हमारे पास वो क्या है, जल संवर्धन विधि, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स विधि। इस प्रकार हमने पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की अनिवार्यता के अध्ययन के लिए इन विधियों का उपयोग किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पौधे में अनिवार्य पोषक तत्व, उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, ओके।